वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं टाइफाइड पे डिटेल में। और यहाँ पे पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूँ। हमारे पोल का सवाल है कि आप कौन सा एजुकेशन सिस्टम प्रेफर करते हैं, को एजुकेशन या सेपरेट। और आप इसके रीजंस भी हमें बता सकते हैं कॉल करके। हम अब टाइफाइड पे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले टाइफाइड एक फीवर की तरह है, एंटेरिक फीवर इसको शायद कहते हैं, राइट? जी, तो अब आप मुझे बताइए कि इनिशियली बच्चा किस साइन एंड सिम्टम की वजह, बच्चा नहीं बड़ा भी, ये बच्चों को बड़ों को भी हो सकता है भाई, तो किस साइन एंड सिम्टम के साथ आते हैं पेशेंट? देखिए, टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 21 डेज अगर हम हिसाब लगाएं तो 3 हफ्ते में जो है सिम्टम साइंस जो है हर हफ्ते में डिफर करते हैं। पहले हफ्ते में अगर जो है किसी को भी टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले हफ्ते में वो डॉक्टर के पास इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इंक्यूबेशन पीरियड आपने बताया 3 दिन, 3 से 21 डेज 3 से 21 डेज, 3 जिसमें वो days to बिल्कुल 21 साइलेंट days। पड़ा होगा। जी, अगर ट्रीटमेंट उसमें नहीं होती है तो 3 हफ्ते पास हो जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट हो जाती है तो 10 to 14 डेज में जो है वो सही भी हो जाते हैं। उसी हिसाब से जो है इस इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से ट्रीटमेंट एंड साइन सिम्टम्स वेरी करते हैं। पहले हफ्ते में जो है जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई भी पेशेंट आ जाता है डॉक्टर के पास तो उसको जो है देख के पता चलता है कि जी यस ही इज टॉक्सिक, ही लुक सिक, जैसे लुक होती है ना सिकनेस की, ऐसे हो जाती है। फिर उसको जो है वो कंप्लेन उसकी जो होती है यूजुअली कि जी मुझे हेडेक, सर में दर्द, शदीद सर में दर्द है, एंड फिर बुखार की वो कैफियत बताते हैं। अच्छा, बुखार इसमें टिपिकल बुखार होता है जिसको हम कहते हैं कि स्टेप लेदर टाइप हो जाए, ग्रेजुअली इंक्रीजेस डे बाय डे। 3-4 दिन के अंदर जो है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज करके और क्लाइमेक्स पे आ जाता है। रिलेटिवली जो है उसको जो है हम अगर बुखार को देखते हैं हाई हो जाता है तो पल्स उसकी जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं। तो ये पहले तो 2 सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट कहता है कि वो माइल्जिया है, वीकनेस है, और उसको जो है कभी कभी शुरू में जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, फॉलोड बाय डायरिया नेक्स्ट वीक में, सेकंड वीक में शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट वीक की अलामतें ये होती है हेडेक, बुखार और लो पल्स एंड जो है वो कॉन्स्टिपेशन, एंड लुक्स उसकी जो है थोड़ी सी फेब्राइल टाइप होती है। अच्छा। जैसे वो टॉक्सिक, जैसे कैसे कहा जाए कि जी असल में बीमार है। हाँ। फिर सेकंड वीक में अगर उसमें ट्रीटमेंट उसकी शुरू हो जाती है तो गुड इनफ। अगर शुरू नहीं होती है ट्रीटमेंट तो सेकंड वीक में जो है उसको जो है फिर वो दूसरी अलामतें पैदा होती है, जैसे पेन एब्डामिन हो जाता है, एब्डामिनल डिस्टेंशन होती है। उसके बाद रोज स्पॉट्स टाइप जो है वो रेशेस जो है मेनली ट्रंक पे नज़र आते हैं, जिसको प्रेस करें तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और अच्छा, प्रेस करें तो वो मतलब डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि वो अलामतें होती है कि जी अंदर बैक्टीरिया की जो है वो टॉक्सिसिटी है। अच्छा। उसके बाद उनको जो है वो फॉलोड बाय डायरिया होती है एंड थोड़ा सा पेन हो जाता है। तो सेकंड वीक ये हो जाता है। फिर अगर ट्रीटमेंट तो हम किसी वायरल इन्फेक्शन के साथ भी मतलब हाँ, वो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। नहीं, वो रोज स्पॉट का ये है कि वो चिकन पॉक्स है, उसमें जो है फर्क होता है। वो जो है वो आप प्रेस करेंगे तो वो वेसिकल्स होते हैं, वो वाटर फिल्ड वेसिकल्स होते हैं। हाँ। तो ये ऐसे नहीं होते हैं। तो इसके अलावा जो है उसके बाद थर्ड वीक जो शुरू हो जाता है उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, जिसमें वो उनको डिलीरियम हो जाता है, वो उनको जो है कन्फ्यूजन होती है, एंड आस्ते आस्ते उनका जो है वो फेज शुरू हो जाता है कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन फेज शुरू हो जाए या कोमा में भी चले जाते हैं अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए। ट्रीटमेंट सर, ये 3 to 21 डेज के बाद के 3 हफ्ते हैं? नहीं, ये बीच वाले हैं। हाँ, अगर ट्रीटमेंट उसको दी जाए तो वो फर्स्ट वीक में जो है सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं, वो सेकंड वीक आता ही नहीं है। फिर यूजुअली जो है हमारे यहाँ जो है वो पेशेंट आते हैं वो 3-4 दिन ठहर के आते हैं, पहले अपने इलाज करते हैं, सोचते हैं कि शायद जो है मलेरिया है या कोई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है या कोई और जो है जैसे जिसमें जो है वो राइगर्स वगैरह होते हैं, वो अलामतें होती हैं, तो उसको लेके बैठे। लेकिन जब हमारे पास मरीज आता है तो ऑलरेडी 3-4 दिन तो उसका जो है पास हो जाते हैं। तो डायग्नोज करने में या अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सेकंड स्पेशली ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड वीक,
और सेकंड वीक में जब ट्रीटमेंट देते हैं तो यूजुअली ट्रीटमेंट का कोर्स हम जो रिकमेंड करते हैं 14 डेज तक करते हैं, ताकि जो है ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन में ना हो एंड रिलैप्सेस में ना हो। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बच्चों और बड़ों में कितना इंसिडेंस है इस चीज़ का, पाकिस्तान में स्पेशली? पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सैनिटेशन है वो बहुत ख़राब है, पुअर कंडीशंस हैं। छोटे छोटे घर हैं, उनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग जिसे हम कहते हैं, खाने के बाद हाथ धोना है, तो मतलब जो कंटेमिनेशन है, सेवरेज लाइंस हमारी इतनी ख़राब हैं कि अक्सर जो पीने का पानी है उसमें वो कंटेमिनेट हो जाता है सेवरेज से। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो टाइफाइड का जो जरासीम है जिसके हम सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, वो फैलता ही इस तरीके से है, खाने पीने की चीज़ों से, फुजले के ज़रिए, ठीक है ना। तो अगर पानी जो हमारी पोर्टेबल वाटर है अगर वो कंटेमिनेटेड होगा तो वो सबसे बड़ी सोर्स है। उसके अलावा ये है कि जो सैल्मोनेला है इसका जो ये नॉन ह्यूमन वेक्टर नहीं है, आई मीन ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ज़रिए ही बीमारी फैलती है। तो इंजेस्ट करता है आदमी, सांस लेने से तो नहीं है ना कि टाइफाइड के पेशेंट के पास बैठे तो आप नहीं, वो नहीं, कंटेजियस नहीं है, कंटेजियस नहीं है। तो इंजेस्ट करता है इंसान, कोई खाने पीने की कोई चीज़ है, पानी पी लिया तो वह जरासीम जो है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारे स्टमक में जाके एसिड से नहीं मरता? नहीं, इट्स वेरी रेजिस्टेंट, मतलब रेजिलिएंट होता है ये तो। और ये इवन जो ड्राइड सेवरेज है उसमें भी 2 से 3 हफ्ते तक ये सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी सख्त जान किस्म का जरासीम है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर ये अपनी पनाहगाह ढूंढता है। तो उसमें बोन मैरो है, हमारा जो हड्डियों का जो गूदा जिसे आप कहते हैं उर्दू में, वो है, स्प्लीन है, तिल्ली जिसे कहते हैं, ठीक है, तभी वो बड़ी हो जाती है। वहाँ जाके ये फिर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद जब ये दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आता है तो उस वक्त फिर स्पाइक्स आना शुरू होती हैं, उस वक्त फीवर होता है मरीज़ को। अच्छा। तेज बुखार होता है, यानी मलेरिया का जो मच्छर होता है उसकी तरह काम करता है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा जाके मल्टीप्लाई होता है और फिर अपने काम दिखाना शुरू करता है, फिर वो स्पाइक्स आना शुरू होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टेप लैडर पैटर्न होता है फीवर का, वो नॉर्मल बेस लाइन को टच नहीं करता, थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर हाइपर बढ़ जाता है। तो वो रोज स्पॉट्स वगैरह जो अपीयर होते हैं, मैलेज है, लेथार्जी है, और मसल एक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत शदीद दर्द होता है, डिलेरियम हो सकता है, यानी कि डिसोरिएंटेशन हो जाती है। इसी हवाले से इसका जो नाम है वो ये है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टाइफॉस के नाम से। अच्छा। तो टाइफॉस का मतलब ये है कि क्लाउड तो ग्रीक में। तो इसमें भी जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो जो मरीज़ की जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब वो कराची में बैठे-बैठे गेट्स क्लाउडी को सोचता है। तो इतना कंफ्यूजन हो गया उसको कि लोकेशन का। डिसोरिएंटेशन का ये होता है कि जी वो अगर मॉर्निंग है तो समझता है कि शायद इवनिंग है, वो टाइम का, स्पेस एंड टाइम का दोनों की डिसोरिएंटेशन हो जाती है। ये तो बड़े खतरनाक सिम्टम है जी। ये तो कॉम्प्लिकेशंस की बात है। कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो बहुत कम जाते हैं। अच्छा सर, अभी उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। हमारे पास एक और मौजूद है जी, कॉल अटेंड करते हैं, फिर इस तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं तनवीर शाहिद बोल रही हूँ। जी मिसेस तनवीर शाहिद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है राफिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। मुझे उनसे ये पूछना है कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं, और जब ये बुखार उतर जाता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि कोई ना कोई अपनी इलामत छोड़ जाता है। हाँ, कुछ नहीं तो बाल ही गिरा जाता है। हाँ, बाल गिरा जाता है। नहीं मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा जो परमानेंट होता है, कि ऐसा होता है। अच्छा चले, हम ये जरूर पूछते हैं। अच्छा, हमारे पोल का जवाब देंगी? जी जी। हाँ जी दीजिए ना, सवाल सुना था जी। मेरे ख्याल में तो को एजुकेशन होनी चाहिए। आपके ख्याल में को एजुकेशन होनी चाहिए? कोई रीजन बताइए। मतलब ये कि आजकल का जो दौर और सिस्टम चल रहा है तो उसके मुताबिक बच्चों में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बच्चों में कॉम्प्लेक्स तो खैर नहीं होता है, जिस तरह बच्चे के बिगड़ने के चांसेस जो है ना। नहीं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनमें इतना कॉन्फिडेंट देंगे तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा।
अगर आप उसको बुरा बनाएंगे, बुरा समझेंगे तो वो चोरी छुपे ऐसा कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर आप उनको फ्रेंडली और उनको आज़ादी देंगे इस बात की, तो मेरे ख्याल में वो अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके चले, बस आई होप बच्चे में इतनी अकल हो, वैसे तो पूरी अकल हो जाती है, ये अकल नहीं आती उसमें। चले, अल्लाह में बेहतर करे जी। बेहतर करे। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनके क्वेश्चन का आंसर अभी हम बात करते करते बीच में करते हैं, जब हम उस पॉइंट पे आते हैं। अभी वो उन्होंने बिल्कुल नेचुरल साइन एंड सिम्टम्स पूछे। सिम्टम्स तो बताया, साइन सिम्टम्स ही बताया। सिम्टम्स तो पहले ये है कि जी हेडेक होता है और फीवर होता है, जैसे वो स्टेप लेदर का बताया। उसके बाद जो है वो लेथार्जिक, मेलेस और माइल्जिया, एक्स पेन्स होते हैं। इनिशियली जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके बाद जो है सेकंड वीक अगर होता है तो वो डायरिया भी हो जाता है। उसके बाद उनको जो है एब्डोमिनल पेन होता है और रोज साइन में रोज स्पॉट्स आते हैं। पल्स स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो पल्स ज़्यादा होनी चाहिए, तो पल्स इसमें स्लो हो जाती है। तो ये अलामतें हैं। और थोड़ा सा जो है लुक उसकी जो है टंग भी कोटेड होती है, लुक से लग जाता है कि जी ये इसको टाइफाइड है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में मेन जो है वो सर अभी इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं कॉल है जी, कॉल अटेंड करके हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो टाइफाइड के बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कैरियर स्टेज में पेशेंट होता है उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? क्या उसको भी वो एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म खानी जरूरी है या उसमें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक खाने से उसकी जो जरासीम बॉडी से होती है या नहीं होती है? एक बात। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आजकल वो सिप्रोफ्लक्सीन सिरप फॉर्म में आ रही हैं, जो कि वैसे तो वो बाज डॉक्टर दराज ये बोलते हैं जी ये सिप्रोफ्लक्सीन या ओफ्लक्सीन जो है ये बच्चों में कंट्राइंडिकेटेड है। तो वो सिरप फॉर्म में अब अवेलेबल है, तो क्या इनकी रिकमेंडेशन आ गई है या नहीं आई? अच्छा जी। और एक बात ये पूछनी थी कि एमॉक्सिसिलिन को अगर प्रॉपर डोज में दिया जाए तो क्या उसके रिजल्ट्स अभी भी अच्छे हैं या नहीं है? ये भी बताते हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा फिदा साहब, पोल का जवाब पोल का जवाब आपने अच्छा किया, वो मुझे तो मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। पोल का जवाब इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे माशरे में अगर बच्चों और बच्चियों में स्टार्ट से ऐसी अवेयरनेस और काउंसलिंग हो ताकि उनका मैच्योरिटी लेवल इतना अच्छा हो जाए तो फिर तो को एजुकेशन ठीक है। ये तो है। हाँ, हमारे यहाँ पे हम बच्चों और बच्चियों को इतना दबा के रखते हैं इस माशरे में, सही, वहाँ पे फिर उस एक्शन का उतनी स्ट्रांग रिएक्शन होता है। और इस हवाले से ऐसे माहौल में, ऐसे कल्चर में फिर अर्ली एज में को एजुकेशन ठीक नहीं है। फिर जब उनका मेच्योरिटी और प्यूबर्टी लेवल अचीव होता है फिर उसके बाद ठीक है। सही। अच्छा ऐसे सोच। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पूरा ही डिफरेंट व्यू था इनका, लेकिन एक बात उन्होंने सही बोली कि वाकई में शुरू में हमारे यहाँ वो एजुकेशन नहीं है और हमारे यहाँ हर चीज़ को ढका छुपा के तो इंसान की नेचर, और बच्चे की तो बिल्ली की नेचर होती है जी। आप उससे जो चीज़ छुपाएंगे वो उस चीज़ में घुसेगा। तो ऐसा करना भी हमारे गले पड़ जाता है जी कभी कभी। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से आने के बाद जी हम इन्वेस्टिगेशंस पे बात करते हैं और फिदा साहब के क्वेश्चंस पे भी बात करते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।